जिंदगी एक जंग है। ऊपर वाले ने हमें वार जोन में फेंक दिया है। बी अलर्ट, प्रोटेक्ट योर सेल्फ। जिंदगी में एक मंजिल चुननी जरूरी है। बिना मंजिल के जीने वाले की जिंदगी मुर्दों से भी बदतर है। उसके जीने मरने से दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता। याद रख लो, अगर तुम्हारा एम है 10th माइल तो एम फॉर द 11th माइल। ऐसा हाथ मारो कि दिमाग घूम जाए। अब हम पढ़ेंगे संविधान, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था। अनुक्रम, पहले पढ़ेंगे राज्य व्यवस्था एक परिचय, उसके बाद भारतीय संविधान एक परिचय, उसके बाद भारत संघ और उसका राज्य क्षेत्र, चौथा संविधान की प्रस्तावना, पांचवा नागरिकता, छठवां मूल अधिकार, सातवां राज्य की नीति निर्देशक तत्व, आठवां मूल कर्तव्य, नौवां कार्यपालिका, 10वां विधायिका, 11वां न्यायपालिका, 12वां केंद्र राज्य संबंध, 13वां कुछ राज्यों के लिए विशेष उपबंध, 14वां आपातकालीन उपबंध, 15वां पंचायती राज एवं नगर पालिकाएँ, 16वां अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र, 17वां संविधान का संशोधन, 18वां संविधानेतर सांविधिक और नियामक, 19वां कुछ प्रमुख देशों की संवैधानिक योजनाओं का परिचय। चैप्टर 1 राज्य व्यवस्था एक परिचय, पॉलिटी एंड इंट्रोडक्शन। राज्य के तत्व एवं राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकता, स्टेट, एलिमेंट्स ऑफ स्टेट एंड नीड ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। भारतीय राज्य व्यवस्था को समझने से पहले जरूरी है कि राज्य व्यवस्था पॉलिटी की कुछ मूलभूत अवधारणाओं, पारिभाषिक शब्दावली, टर्मिनोलॉजी से आप परिचित हों। ऐसी कुछ महत्वपूर्ण अवधारणाएं तथा उनकी व्याख्या आगे दी गई है। राज्य क्या है? व्हाट इज स्टेट? राज्य व्यवस्था से जुड़ी सबसे प्राथमिक अवधारणा राज्य स्टेट है। राज्य शब्द का प्रयोग यूं तो विभिन्न प्रांतों, प्रोविजंस जैसे उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु आदि को सूचित करने के लिए भी किया जाता है, किंतु इसका वास्तविक अर्थ किसी प्रांत से न होकर किसी समाज की राजनीतिक संरचना, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर से होता है। वस्तुतः यह एक अमूर्त ऑब्स्ट्रैक्ट अवधारणा है, अर्थात इससे बौद्धिक स्तर पर समझा तो जा सकता है किंतु देखा नहीं जा सकता। उदाहरण के लिए भारत सरकार की संसद, न्यायपालिका, राज्यों की सरकारें, नौकरशाही से जुड़ी सभी अधिकारी इत्यादि की समग्र संरचना ही राज्य कहलाती है। किसी समाज के विकसित व सक्षम होने की पहचान इस बात से होती है कि वह एक स्वतंत्र राज्य के रूप में विकसित हो सका है या नहीं। विश्व की अधिकांश विकसित देशों में एक स्थिर राजनीतिक प्रणाली का दिखाई देना, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया में, और स्थिर राजनीतिक प्रणाली से वंचित देशों जैसे कुछ समय पहले ही अफगानिस्तान में विकास प्रक्रिया का अवरुद्ध हो जाना इसी बात का प्रमाण है। राज्य के तत्व, एलिमेंट्स ऑफ स्टेट। किसी भी राज्य के होने की शर्त है कि उसमें 4 तत्व विद्यमान हों। पहला, भूभाग, जियोग्राफिकल एरिया, जनसंख्या, पॉपुलेशन, सरकार, गवर्नमेंट, संप्रभुता, सोवरेनिटी। भूभाग, जियोग्राफिकल एरिया अर्थात एक ऐसा निश्चित भौगोलिक प्रदेश होना चाहिए जिस पर उस राज्य की सरकार अपनी राजनीतिक प्रक्रियाएं करती हो। उदाहरण के लिए भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल भारत राज्य का भौगोलिक आधार या भूभाग है। जनसंख्या, पॉपुलेशन, राज्य होने का शर्त है कि उसके भूभाग पर निवास करने वाला एक ऐसा जनसमुदाय होना चाहिए जो राजनीतिक व्यवस्था के अनुसार संचालित होता हो। यदि जनसंख्या ही नहीं होगी तो राज्य का अस्तित्व निरर्थक हो जाएगा। सरकार, गवर्नमेंट। सरकार एक या एक से अधिक व्यक्तियों का वह समूह होता है जो व्यवहारिक स्तर पर राजनीतिक शक्ति का प्रयोग करता है। राज्य, स्टेट और सरकार, गवर्नमेंट में यही अंतर है कि राज्य एक अमूर्त संरचना, अब्स्ट्रैक्ट स्ट्रक्चर है, जबकि सरकार उसका अमूर्त, कंक्रीट या व्यवहारिक अभिव्यक्ति है। संप्रभुता या प्रभुसत्ता, सोवरेनिटी, यह राज्य का अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व है। इसका अर्थ है कि राज्य के पास अर्थात उसकी सरकार के पास अपने भूभाग और जनसंख्या की सीमाओं के भीतर कोई निर्णय करने की पूर्ण शक्ति होनी चाहिए तथा उसे किसी भी बाहरी और भीतरी दबाव से निर्णय
करने के लिए बाध्य नहीं होना चाहिए। राज्य के एक चारों तत्व अनिवार्य हैं, वैकल्पिक नहीं हैं। यदि इनमें से एक भी अनुपस्थित हो तो राज्य की अवधारणा निरर्थक हो जाएगी। इसे कुछ उदाहरणों की सहायता से बेहतर तरीके से समझा जा सकता है। कभी कभी ऐसा होता है कि सरकार भी होती है और जनता भी, किंतु भूभाग नहीं होता। इसलिए तिब्बत की सरकार का संकट यही है। चीनी आक्रमण के कारण जब दलाई लामा को भारत की शरण लेनी पड़ी और वे हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला नामक स्थान पर तिब्बत की निर्वासित सरकार का संचालन करने लगे, तो एक विचित्र सी स्थिति उत्पन्न हो गई, क्योंकि तिब्बत की सरकार और कुछ जनता तो यहाँ थी, किंतु उनके पास न तो अपना भूभाग था और न ही अपने मूल भूभाग के संबंध में स्वतंत्र निर्णय करने की ताकत या संप्रभुता। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि सरकार भी हो, जनता भी हो, भूभाग भी हो, किंतु संप्रभुता की कमी के कारण राज्य की धारणा पूरी न हो सके। उदाहरण के लिए, पराधीन भारत में जब वायसराय भारतीय भूभाग का सर्वोच्च प्रशासक होता था, तो एक निश्चित भूभाग के भीतर जनता उसकी आज्ञाओं का पालन करती थी, किंतु तब भी वह संप्रभु नहीं था, क्योंकि वह ब्रिटेन की सरकार के आदेशों के तहत कार्य करता था। जब किसी देश में अराजक स्थितियां पैदा हो जाती हैं तो भी राज्य का ढांचा चरमराने लगता है। उदाहरण के लिए, अफगानिस्तान में लंबे समय तक कई गुटों में झगड़ा चलता रहा और अलग अलग गुट देश के अलग अलग हिस्सों पर कब्जा जमाने में सफल होते रहे। ऐसी स्थिति में सरकार की शक्तियां व्यवहारिक स्तर पर शून्य हो जाती हैं, इसलिए उसकी संप्रभुता पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकता क्यों पड़ती है? Why is the political system required? एक स्वाभाविक प्रश्न यह भी उठता है कि क्या मानव समाज को उचित तरीके से रहने के लिए समुचित राजनीतिक व्यवस्था की जरूरत है या नहीं, और यदि हाँ तो क्यों? कुछ लोग मानते हैं कि मनुष्य को राजनीतिक व्यवस्था की जरूरत है ही नहीं। राजनीतिक व्यवस्था तो मनुष्य के इतिहास की गलतियों का एक परिणाम है। यदि सारे मनुष्य समझदारी और पारस्परिक विश्वास से काम करें तो सामाजिक व्यवस्था की जरूरत अपने आप खत्म हो जाती है। ऐसा मानने वालों में कार्ल मार्क्स और अन्य मार्क्सवादी विचारक तो थे ही, स्वयं महात्मा गांधी भी मानते थे कि जब समाज के प्रत्येक सदस्य को आत्मिक उन्नति का पर्याप्त अवसर मिलेगा तो राजनीतिक व्यवस्था की जरूरत नहीं रहेगी। किंतु कुछ एक लोग की राय छोड़ दें तो अधिकांश विचारकों की सोच यही है कि राज्य का अस्तित्व मनुष्य के लिए जरूरी होता है। इसकी प्रमुख वजह यह मानी गई है कि मनुष्य चाहे जितना भी विवेकशील रेशनल प्राणी हो, वह कभी कभी या आमतौर पर अपने स्वार्थ के अधीन होता है तथा दूसरे व्यक्ति से उसके टकराव की स्थितियां बनती रहती हैं। राज्य का ढांचा सभी मनुष्यों को एक निश्चित कानून व्यवस्था के दायरे में ले आता है ताकि अपनी मूल असुरक्षाओं से मुक्त होकर सभी एक सहज जीवन व्यतीत कर सकें। कई महान विचारकों ने तो यहाँ तक कहा है कि मनुष्य को सही अर्थों में मनुष्य बनने का मौका तभी मिलता है जब वह राज्य की आज्ञाओं का पालन करता है। यदि राज्य और कानून नहीं होंगे तो वह समाज के ताकतवर लोग कमज़ोर लोगों पर शक्ति का दुरुपयोग करेंगे और कमज़ोर लोग हमेशा भय में रहेंगे, अपने व्यक्तित्व का सहज विकास नहीं कर सकेंगे, क्योंकि राजनीतिक व्यवस्था के पास किसी भी व्यक्ति, समुदाय या संस्था से ज़्यादा ताकत होती है। इसलिए वह ऐसी सभी अनुचित शक्तियों पर नियंत्रण कर सकती है। मानव समाज को सचमुच राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकता है। इसका एक प्रमाण बहुत स्पष्ट है। इतिहासकारों और मानवशास्त्रियों एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने अभी तक प्राचीन से प्राचीन और सरल से सरल जितने भी समाजों का अध्ययन किया है, उन सभी में किसी न किसी रूप में राजनीतिक ढांचे, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की उपस्थिति देखी गई है। चाहे वह ढांचा राजतंत्र, मोनार्की का हो, लोकतंत्र, डेमोक्रेसी का
या तानाशाही डिक्टेटरशिप का। यह ध्यान रखना जरूरी है कि आज के समय में राजनीतिक व्यवस्था की भूमिका काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। जनसंख्या की अधिकता के कारण यह बिल्कुल संभव नहीं रहा है कि लोग आपसी सहमति से काम कर चला लें। औपचारिक कानूनों के निर्माण और कानूनों को लेकर होने वाले विवादों की स्थिति में न्यायिक प्रक्रिया की ज़रूरत बहुत ज़्यादा मात्रा में पड़ने लगी है। इतना ही नहीं, आज की राजनीतिक व्यवस्था सिर्फ कानून का पालन करवाने तक सीमित नहीं है, अब उसे लोक कल्याणकारी राज्य वेलफेयर स्टेट की धारणा का रूप धारण कर लिया है और समाज के सभी वर्गों को स्वतंत्रता, समानता और न्याय उपलब्ध कराना अब उसकी जिम्मेदारी हो गई है। जहाँ तक भारत में राजनीतिक प्रणाली का प्रश्न है, इसकी आवश्यकता कि कई स्तरों पर महसूस किया जा सकता है। जैसे पहला, भारत में राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया नेशनल बिल्डिंग प्रोसेस अभी चल रही है, जिसे राष्ट्र विरोधी ताकतें नुकसान पहुंचा सकती हैं। ऐसे खतरों से निपटने के लिए मजबूत राजनीतिक प्रणाली जरूरी है। भारत की आंतरिक सुरक्षा इंटरनल सिक्योरिटी के समक्ष अभी कई चुनौतियां हैं, जैसे आतंकवाद, टेररिज्म, नक्सलवाद, नक्सलिज्म, अलगाववाद, सेपरेटिज्म इत्यादि। इन चुनौतियों से हम तब तक नहीं निपट सकते जब तक हमारे पास राज्य का एक मजबूत ढांचा ना हो। भारतीय राज्य एक कल्याणकारी वेलफेयर स्टेट है और यह वंचित वर्गों, डिप्राइव्ड क्लास को समानता की स्थिति में लाने के लिए गंभीर प्रयास करता है। आरक्षण, रिजर्वेशन तथा सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस की अन्य नीतियां इसी उद्देश्य से लागू की जाती हैं, क्योंकि भारतीय समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा, जैसे स्त्रियां, बच्चे, पिछड़ी जातियां तथा अल्पसंख्यक समुदाय, भिन्न भिन्न दृष्टियों से वंचन, डिप्रिवेशन का शिकार रहा है और उन्हें समाज की मुख्य धारा मेन स्ट्रीम में लाने के लिए जरूरी है कि सरकार की ओर से उन्हें कुछ विशेष सुविधाएं दी जाएं। इसलिए भारत के लिए एक सुगठित राजनीतिक संरचना जरूरी है। भारत में विभिन्न हित समूह, इंटरेस्ट ग्रुप रहते हैं, जिनके बीच अपने हितों को लेकर टकराव होना स्वाभाविक है। इन हितों में सामंजस्य करते हुए उचित कानूनों के निर्माण के लिए संसद, पार्लियामेंट की ज़रूरत है, जबकि ऐसे विवादों का न्यायिक समाधान करने के लिए एक सशक्त और सुलझी हुई न्यायपालिका, जुडिशरी भी जरूरी है। भारतीय समाज तीव्र सामाजिक परिवर्तनों, सोशल चेंजेस के दौर से गुजर रहा है, जिसके कारण वंचित वर्ग, डिप्राइव्ड क्लासेस अपने अधिकारों की मांग बुलंद कर रहे हैं। इससे समाज के वे तबके असहज हैं जो पुरानी व्यवस्था में लाभकारी स्थिति में थे। ये परिवर्तन स्वाभाविक तौर पर तनावों को जन्म देते हैं, जो कभी कभी दलितों तथा स्त्रियों के विरुद्ध होने वाले अत्याचारों के विरुद्ध दिखाई पड़ते हैं। सामाजिक परिवर्तन, सोशल चेंज तथा आधुनिकीकरण, मॉडर्नाइजेशन की इस प्रक्रिया को इन दबावों से बचाने के लिए तथा उसे सुचारू रूप से चलाने के लिए सशक्त राजनीतिक ढांचे की जरूरत पड़ती है। शासन के अंग, ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, किसी भी सरकार या राज्य व्यवस्था के सामने मूलतः 3 चुनौतियां होती हैं। पहला, कानून बनाने की चुनौती। दूसरा, कानून के अनुसार शासन कार्य का संचालन करने की चुनौती। तीसरा, व्यक्तियों के आपसी विवादों या व्यक्ति और सरकार के विवादों के समाधान के लिए कानून प्रणाली, लीगल सिस्टम के अनुसार न्याय व्यवस्था, जस्टिस सिस्टम संचालित करने की चुनौती। प्रत्येक शासन व्यवस्था में इन तीन मूल चुनौतियों के समाधान के लिए उपाय किए जाते हैं। जिन 3 व्यवस्थाओं के माध्यम से इन चुनौतियों का समाधान किया जाता है, उन्हें शासन के अंग कहते हैं। शासन के तीनों अंग निम्नलिखित हैं। शासन के अंग, ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, विधायिका, लेजिस्लेचर अर्थात कानून बनाने वाली संस्था, कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव अर्थात कानूनों के अनुसार शासन चलाने वाली संस्था, न्यायपालिका, जुडिशरी अर्थात कानूनों के अनुसार विवादों का समाधान करने वाली संस्था। विधायिका, लेजिस्लेचर, विधायिका का कार्य कानूनों का निर्माण करना है। राज्य
तंत्रीय प्रणाली मोनार्की सिस्टम में यह कार्य आमतौर पर राजा के हाथों में होता था तथा राजा की इच्छाओं के को ही कानून का दर्जा प्राप्त था। धर्मतंत्रीय शासन प्रणाली थियोक्रेटिक सिस्टम में धार्मिक ग्रंथों को ही कानून तथा धर्म के सर्वोच्च पदाधिकारियों को कानूनों का अंतिम व्याख्याकार माना जाता था, क्योंकि वे ही बताते थे कि कानून क्या है। यदि यूनान के प्राचीन नगर राज्यों का उदाहरण छोड़ दें तो आधुनिक काल के पूर्व मोटे तौर पर कानूनों का निर्माण इसी रीति से होता रहा। आधुनिक काल में लोकतंत्र की स्थापना के बाद माना गया कि कानूनों का निर्माण जनता की इच्छाओं के अनुसार होना चाहिए। स्विट्जरलैंड जैसे कुछ देशों में कोशिश की जाती है कि जनता की इच्छाओं को सीधे तौर पर जान लिया जाए। इसके लिए वहाँ कुछ विशेष व्यवस्थाएं प्रचलित हैं, जैसे पहल, इनिशिएटिव, जनमत संग्रह, रेफरेंडम। किंतु सामान्यतः जनसंख्या तथा क्षेत्रफल की अधिकता के कारण व्यवहारिक तौर पर यह संभव नहीं होता है कि प्रत्येक व्यक्ति की राय जानी जा सके। इसलिए आजकल अधिकांश देशों में प्रतिनिधि लोकतंत्र रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के माध्यम से विधायिका का गठन किया जाता है। इसके अंतर्गत एक क्षेत्र विशेष का जनसमुदाय अपने एक प्रतिनिधि को चुनकर विधायिका या विधानमंडल में भेजता है तथा सभी क्षेत्रों से चुनकर आए ऐसे प्रतिनिधि आपसी सहमति से कानूनों का निर्माण करते हैं। चूँकि ये सब प्रतिनिधि जनता द्वारा इसी उद्देश्य के लिए चुने जाते हैं, इसलिए मान लिया जाता है कि इनकी सहमति से निर्मित कानून वस्तुतः जनता की इच्छा के अनुसार ही बनाए गए हैं। वर्तमान राजनीतिक व्यवस्थाओं में विधायिका आमतौर पर दो सदनों, टू हाउसेस से मिलकर बनती है, जैसे भारत में लोकसभा और राज्यसभा। इसमें से एक सदन जनता द्वारा सीधे चुना जाता है और उसकी कानून के निर्माण में प्रमुख भूमिका होती है। भारत में लोकसभा इसी भूमिका में है। दूसरे सदन की जरूरत मुख्यतः उन देशों में होती है जो संघात्मक ढांचे फेडरल स्ट्रक्चर के अनुसार गठित होते हैं। संघात्मक ढांचे को सुरक्षित बनाए रखने के लिए इस दूसरे सदन में सभी राज्यों या प्रांतों के कुछ सदस्यों को लिया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में सीनेट और भारत में राज्यसभा यही भूमिका है। चूँकि अधिकांश कानूनों के निर्माण के लिए इस सदन की भी सहमति आवश्यक होती है, इसलिए इस सदन की उपस्थिति से यह सुनिश्चित होता है कि केंद्र सरकार राज्यों की शक्तियों को छीन न ले। चूँकि अधिकांश कानूनों के निर्माण के लिए इस सदन की भी सहमति आवश्यक होती है, इसलिए इस सदन की उपस्थिति से यह सुनिश्चित होता है कि केंद्र सरकार राज्यों की शक्तियों को छीन न ले। ध्यातव्य है कि ब्रिटेन की राजनीतिक व्यवस्था इसका एक महत्वपूर्ण अपवाद है। वहाँ की राजनीतिक प्रणाली एकात्मक यूनिटरी है, इसलिए वस्तुतः वहाँ दूसरे सदन की जरूरत नहीं पड़ती। किंतु तब भी वहाँ राज्यसभा हाउस ऑफ लॉर्ड्स के रूप में दूसरा सदन रखा गया है। हालांकि उनका मूल कार्य अपनी परंपराओं को सुरक्षित रखना तथा कुछ अति विशिष्ट व गणमान्य लोगों को संसद में शामिल होने का मौका देना है, न कि प्रांतों या स्थानीय इकाइयों के अधिकारों की रक्षा करना। जहाँ तक भारतीय विधायिका इंडियन लेजिस्लेचर का प्रश्न है, यह संघात्मक ढांचे फेडरल स्ट्रक्चर पर आधारित है। केंद्र और विभिन्न राज्यों की विधायिकाएं संविधान में निर्दिष्ट अपने अपने क्षेत्रों के लिए विधान बनाती हैं। केंद्रीय विधायिका या संसद पार्लियामेंट द्विसदनीय बाईकैमेरल है। प्रचलित भाषा में इन्हें दो सदनों में से लोकसभा की निचला सदन और राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। हालांकि संविधान में इन शब्दावली का प्रयोग नहीं किया गया है। राज्यसभा का गठन कुछ हद तक अमेरिकी सीनेट की तरह राज्यों को प्रतिनिधित्व देने के लिए है और कुछ हद तक ब्रिटेन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स की तरह गणमान्य नागरिकों को विधायिका का हिस्सा बनाने के लिए।
राज्यों या प्रांतों की विधायिकाएं आमतौर पर एक सदनी यूनिकैमेरल है। इन सदनों को विधानसभा कहते हैं। संविधान में व्याख्या है कि यदि किसी राज्य विशेष में ज़रूरत महसूस की जाए तो दूसरे सदन के तौर पर विधान परिषद की स्थापना की जा सकती है। विधायिका के एक अंग के रूप में भारतीय राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक बिल्स पर अपनी सहमति प्रदान करता है। कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव शासन के दूसरे अंग को कार्यपालिका कहते हैं। इसका आशय उस व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह से है जो विधायिका द्वारा निर्मित कानूनों के अनुसार शासन चलाता है, अर्थात कानूनों को लागू करता है। प्राचीन व्यवस्थाओं में विधायिका लेजिस्लेचर और कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव में कोई भेद नहीं था। उदाहरण के लिए राजतंत्र मोनार्की में राजा विधायिका का प्रमुख भी होता था और कार्यपालिका का भी। इसी प्रकार धर्मतंत्र थियोक्रेसी में धर्म का प्रमुख ही दोनों अंगों का सर्वोच्च अधिकारी होता था। आधुनिक काल में जैसे जैसे लोकतंत्र और संविधानवाद का विकास हुआ, कार्यपालिका की संरचना में परिवर्तन आने लगे। वर्तमान समय में कार्यपालिका के कई रूप दिखाई पड़ते हैं जो नीचे बने चित्र में देखकर समझे जा सकते हैं। कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव, राजनीतिक कार्यपालिका पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, स्थायी कार्यपालिका परमानेंट एग्जीक्यूटिव। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के अंग हैं अध्यक्षीय कार्यपालिका प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव, संसदीय कार्यपालिका पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव, दोहरी कार्यपालिका ड्यूअल एग्जीक्यूटिव, बहुल कार्यपालिका प्लूरल एग्जीक्यूटिव। उपरोक्त चित्र द्वारा प्रस्तुत वर्गीकरण में कार्यपालिका के सबसे महत्वपूर्ण दो प्रकार हैं। राजनीतिक कार्यपालिका पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका के सर्वोच्च स्तर पर होती है, जिसे जनता निश्चित अवधि के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से चुनती है। उदाहरण के लिए भारत में केंद्रीय मंत्रिमंडल या अमेरिका में राष्ट्रपति इसी के उदाहरण हैं। स्थायी कार्यपालिका परमानेंट एग्जीक्यूटिव में वे उच्च पदाधिकारी होते हैं जो अधिकारी तंत्र ब्यूरोक्रेसी के अंग होते हैं तथा जिनका कार्यकाल किसी तरह से निर्वाचन इलेक्शन पर निर्भर नहीं होता। उदाहरण के लिए भारत में भारतीय प्रशासनिक सेवा, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस तथा अन्य सिविल सेवाओं के अधिकारी इसी के उदाहरण हैं। अस्थायी कार्यपालिका को राजनीतिक कार्यपालिका के निर्देशों के अनुसार कार्य करना होता है। इसमें शामिल लोगों को शासन के क्षेत्रों में विशेष दक्षता हासिल होती है। इसलिए जिन बिंदुओं पर राजनीतिक कार्यपालिका ऐसी दक्षता से वंचित होती है वहाँ स्थायी कार्यपालिका के सदस्य उसकी सहायता करते हैं। उपरोक्त चित्र से स्पष्ट है कि राजनीतिक कार्यपालिका पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के भी कई रूप देखे जा सकते हैं, जैसे अध्यक्षीय कार्यपालिका प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव। यह प्रणाली अमेरिका जैसे देशों में प्रचलित है, जहां जनता एक निर्वाचक गण इलेक्टोरल कॉलेज के माध्यम से राजनीतिक कार्यपालिका के प्रमुख अर्थात राष्ट्रपति का चयन करती है। राष्ट्रपति को कार्यपालिका के क्षेत्र में सभी शक्तियां प्राप्त होती हैं। संसदीय कार्यपालिका पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव। यह प्रणाली भारत और इंग्लैंड जैसे देशों में प्रचलित है। इसके अंतर्गत विधायिका लेजिस्लेचर के सदस्यों में से ही राजनीतिक कार्यपालिका का चयन होता है। विधायिका में जिस दल के सदस्य बहुमत में होते हैं वह दल अपनी सरकार बनाता है। सरकार चलाने वाले इसके सदस्यों
के समूह को मंत्रिमंडल कहा जाता है। दोहरी कार्यपालिका ड्यूअल एग्जीक्यूटिव, यह एक विशेष प्रणाली है जो फ्रांस जैसे कुछ देशों में दिखाई पड़ती है। इसके अंतर्गत कार्यपालिका की शक्तियां राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री में विभाजित होती हैं। ध्यातव्य है कि इसमें राष्ट्रपति का चुनाव अमेरिका की अध्यक्षीय प्रणाली के समान होता है, जबकि प्रधानमंत्री का चयन ब्रिटिश या भारतीय संसद प्रणाली के समान होता है। बहुल कार्यपालिका प्लूरल एग्जीक्यूटिव, यह एक विशिष्ट व्यवस्था है जिसका उदाहरण स्विट्जरलैंड जैसे कुछ देशों में देखा जा सकता है। इसके अंतर्गत राजनीतिक कार्यपालिका के सभी सदस्य बराबर शक्तियां रखते हैं। उनमें सर्वोच्च अधिकारी का पद सिर्फ औपचारिक या नाम मात्र का होता है। उदाहरण के लिए स्विट्जरलैंड की राजनीतिक कार्यपालिका में एक प्रमुख सहित कुल 7 सदस्य होते हैं, किंतु इन 7 की शक्तियां बराबर होती हैं और प्रमुख रूप से हर वर्ष इनकी नियुक्ति परिवर्तित होती रहती है। जहां तक भारतीय कार्यपालिका इंडियन एग्जीक्यूटिव का प्रश्न है, इसमें राजनीतिक कार्यपालिका पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के स्तर पर ब्रिटेन की संसद प्रणाली जैसा ढांचा स्वीकार किया गया है, जिसके अनुसार लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल मंत्रिपरिषद का गठन करता है। मंत्रिपरिषद सामूहिक उत्तरदायित्व कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है। राष्ट्रपति भारतीय कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान फॉर्मल हेड है, किंतु समान स्थितियों में उसे मंत्रिमंडल के निर्देशों के अनुसार ही कार्य करना होता है। राजनीतिक कार्यपालिका पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के अलावा भारत में स्थायी कार्यपालिका परमानेंट एग्जीक्यूटिव के रूप में एक सशक्त नौकरशाह या अधिकारी तंत्र ब्यूरोक्रेसी है। इसमें भारतीय प्रशासनिक सेवा, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जैसे अखिल भारतीय सेवाओं, ऑल इंडिया सर्विसेज के अधिकारी भी शामिल हैं और भारतीय राजस्व सेवा, इंडियन रेवेन्यू सर्विस जैसे केंद्रीय सेवाओं, सेंट्रल सर्विसेज के अधिकारी भी। राज्य के स्तर पर उनकी अपनी लोक सेवाएं, पब्लिक सर्विसेज भी कार्य करती हैं। राज्यों के स्तर पर उनकी अपनी लोक सेवाएं, पब्लिक सर्विसेज भी कार्य करती हैं। न्यायपालिका ज्यूडिशियरी, शासन का तीसरा अंग न्यायपालिका ज्यूडिशरी कहलाता है। न्यायपालिका के कई कार्य हैं। इसका प्रमुख कार्य यह है कि विधायिका द्वारा निर्मित कानूनों के अनुसार विभिन्न विवादों का समाधान करे, किंतु आजकल न्यायपालिका की भूमिका काफ़ी हद तक विधायिका के समान भी होने लगी है। इसका कारण यह है कि कई कानून इतने जटिल और अस्पष्ट होते हैं कि न्यायपालिका को उनकी मौलिक व्याख्या करनी पड़ती है। ये व्याख्याएं स्वतः कानून का दर्जा प्राप्त कर लेती हैं, जिन्हें न्यायाधीश निर्मित कानून, जज मेड लॉ या निर्णय कानून, केस लॉ कहते हैं। वर्तमान समय में इन्हें कानूनों की एक पृथक शाखा के रूप में महत्व दिया जाता है। ध्यातव्य है कि उच्च स्तर के न्यायालयों द्वारा दिए गए निर्णय निचली अदालतों के लिए पूर्व निर्णय प्रेसिडेंट होते हैं। उनके लिए बात के किसी भी समान मामले में उन पूर्व निर्णयों प्रेसिडेंस के आधार बनाना जरूरी होता है। न्यायपालिका की शक्तियाँ, पावर्स ऑफ जुडिशरी। न्यायपालिका की शक्तियाँ इस आधार पर तय होती है कि शासन का स्वरूप कैसा है। साधारणतः एकात्मक यूनिटरी शासन प्रणाली में न्यायपालिका कमजोर होती है तथा संसद की शक्ति बहुत अधिक होती है। ब्रिटेन की राजनीतिक प्रणाली इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, किंतु संघात्मक फेडरल प्रणालियों में न्यायपालिका की शक्ति हमेशा अधिक होती है। उन्हें केंद्र और प्रांतों के बीच उत्पन्न होने वाले वैधानिक विवादों का समुचित समाधान करने के लिए यह शक्ति दी जाती है कि वे
केंद्रीय विधायिका द्वारा निर्मित कुछ कानूनों को भी इस आधार पर अवैध घोषित कर दें कि वे संघात्मक प्रणाली या कानूनों की मूल व्याख्या के विरुद्ध हैं। अमेरिका और भारत के सर्वोच्च न्यायालयों को यह शक्ति प्राप्त है, इसलिए वे अत्यंत ताकतवर हैं। जिन देशों में लिखित संविधान होता है वहाँ संविधान का सटीक निर्वचन एग्जैक्ट इंटरप्रिटेशन करने का दायित्व भी न्यायपालिका के पास होता है, जिससे उसकी शक्ति और बढ़ जाती है। पुनः जिन देशों के संविधान नागरिकों को मूल अधिकारों की गारंटी देते हैं वहाँ न्यायपालिका मूल अधिकारों की रक्षक होती है और न्यायिक पुनरीक्षण, जुडिशियल रिव्यू आदि की उसकी शक्ति बढ़ जाती है। इन संबंध में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ तथा यथोचित विधि प्रक्रिया ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का विवाद बहुत रोचक है। इनमें से पहला विवाद संसद को न्यायपालिका से ताकतवर बनाता है, जैसे इंग्लैंड में, जबकि दूसरा सिद्धांत न्यायपालिका को सर्वोच्चता प्रदान करता है, जैसे अमेरिका तथा भारत में। भारतीय न्यायपालिका इंडियन जुडिशरी अत्यंत शक्तिशाली है। भारतीय राज्य व्यवस्था का ढांचा विधायिका और कार्यपालिका के स्तर पर भले ही संघात्मक फेडरल हो, न्यायपालिका के स्तर पर यह एकात्मक यूनिटरी होने के नज़दीक है, क्योंकि केंद्र और राज्यों के स्तर पर भिन्न भिन्न न्यायपालिकाएं नहीं हैं। राज्यों के उच्च न्यायालय हाई कोर्ट्स सीधे तौर पर सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के अधीन होते हैं। इसके अलावा मूल अधिकारों के संरक्षक गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स के तौर पर तथा संविधान की निर्वचन इंटरप्रिटेशन की अंतिम शक्ति रखने के कारण भारतीय न्यायपालिका काफ़ी शक्तिशाली है। न्यायिक पुनरीक्षण जुडिशियल रिव्यू का अधिकार उसे पहले भी प्राप्त था। अब उसकी व्याख्या संविधान के आधारभूत लक्षणों बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के एक अंग के रूप में करके न्यायपालिका ने अपनी यह शक्ति और बढ़ा ली है। प्राकृतिक न्याय की धारणा। न्यायपालिका को संपूर्णता समझने के लिए यह जानना भी जरूरी है कि प्राकृतिक न्याय नेचुरल जस्टिस का सिद्धांत क्या है और यह आजकल इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया है। प्राचीन और मध्यकाल में राजा का न्याय निरंकुश ऑटोक्रेटिक किस्म का होता था, अर्थात उसे यह सिद्ध करना नहीं पड़ता था कि न्याय की प्रक्रिया वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव है और पारदर्शी ट्रांसपेरेंट है। आधुनिक काल में व्यक्ति का महत्व बढ़ गया है और अब न्याय प्रणाली काफ़ी पारदर्शी हो गई है। इस पारदर्शिता की अभिव्यक्ति प्राकृतिक न्याय नेचुरल जस्टिस के सिद्धांत में होती है। प्राकृतिक न्याय नेचुरल जस्टिस एक गतिशील अवधारणा डायनेमिक कंसेप्ट है, अर्थात इसका अर्थ पूर्णतः सुनिश्चित न होकर समय के साथ बदलता रहा है। मोटे तौर पर इसके अंतर्गत निम्नलिखित सिद्धांत स्वीकार किए जाते हैं। अभियुक्ति अक्यूज्ड को निर्णय से पूर्व अपना पक्ष रखने का अवसर जरूर मिलना चाहिए। न्यायाधीश को निर्णय सुनने से पूर्व दोनों पक्षों को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। न्यायाधीश को निर्णय करने की प्रक्रिया में अपने व्यक्तिगत विचारों, आदर्शों, पूर्वाग्रहों, प्रिजुडाइसेस से तटस्थ रहना चाहिए। निर्णय सुनाते समय सिर्फ निर्णय ही नहीं बताया जाना चाहिए, बल्कि वे कारण भी स्पष्ट किए जाने चाहिए जिन्होंने न्यायाधीश को इस निर्णय तक पहुंचाया है।
किसी भी व्यक्ति को स्वयं अपने खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाना चाहिए। शासन की तीनों अंगों में संबंध, रिलेशन अमोंग द थ्री ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। किसी भी देश की राज व्यवस्था को समझने के लिए यह जानना भी जरूरी है कि वहाँ शासन की तीनों अंगों में कैसा संबंध है। मोटे तौर पर यह संबंध निम्न प्रकार के हो सकता है। कहीं कहीं ये तीनों अंग परस्पर जुड़े होते हैं। उदाहरण के लिए राजतंत्र मोनार्की में राजा, विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका तीनों का सर्वोच्च अधिकारी होता है। अधिनायक तंत्र, न्यायपालिका तीनों का सर्वोच्च अधिकारी होता है। अधिनायक तंत्र या तानाशाही डिक्टेटरशिप तथा धर्मतंत्र थियोक्रेसी में भी यही व्यवस्था देखी जाती है। यही लक्षण किसी राज्य व्यवस्था के पारंपरिक ट्रेडिशनल तथा गैर लोकतांत्रिक नॉन डेमोक्रेटिक होने की ओर इशारा करता है। कुछ देशों में विधायिका और कार्यपालिका में नज़दीक का संबंध होता है, जबकि न्यायपालिका इनसे अलग होती है। यह व्यवस्था संसदीय प्रणाली वाले देशों में दिखाई पड़ती है। इनमें कार्यपालिका विधायिका का ही अंग होती है, जबकि न्यायपालिका इन दोनों से पृथक और स्वतंत्र होती है। भारत और ब्रिटेन को मोटे तौर पर इसके उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है। अमेरिका जैसे देश में यह संबंध कुछ अलग है। यहाँ ये तीनों अंग एक दूसरे से पृथक हैं। इसे शक्तियों के पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ पावर का सिद्धांत कहते हैं। कार्यपालिका के प्रमुख अर्थात राष्ट्रपति का चुनाव जनसाधारण द्वारा निर्वाचित निर्वाचकगण इलेक्टोरल कॉलेज के माध्यम से होता है। विधायिका के दोनों सदनों का चुनाव जनता अलग अलग तरीके से करती है। न्यायपालिका के पदाधिकारियों का चयन राष्ट्रपति करता है, किंतु इसके लिए उसे सीनेट के अनुसमर्थन रेटिफिकेशन की जरूरत पड़ती है। इस प्रकार शासन की तीनों अंग एक दूसरे की शक्तियों को मर्यादित करते हैं और इसके लिए संविधान में कई विशेष प्रावधान भी किए गए हैं। इन सिद्धांतों को नियंत्रण व संतुलन, चेक एंड बैलेंस का सिद्धांत कहते हैं। जहाँ तक भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम का प्रश्न है, इसमें शासन की तीनों अंगों का संबंध न तो पूरी तरह से अमेरिका जैसा है और न ही इंग्लैंड जैसा। भारत में ब्रिटेन की तरह कार्यपालिका विधायिका के भीतर से ही की जाती है, क्योंकि भारत में संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है। इसके बावजूद भारतीय संसद ब्रिटिश संसद की तरह इतनी ताकतवर नहीं है कि इसके ऊपर सीमाएं आरोपित न की जा सकें। भारतीय न्यायपालिका को अमेरिकी न्यायपालिका की तरह यह शक्ति प्राप्त है कि वह संसद द्वारा पारित कानून का न्यायिक पुनरीक्षण, जुडिशियल रिव्यू कर सके, और यदि वह कानून संविधान के मूल ढांचे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के विरुद्ध है तो उसे खारिज कर सके। यह विशिष्ट संबंध भारत के संविधान निर्माताओं ने भारत की विशेष जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया था और अभी तक का अनुभव सिद्ध करता है कि उनका दृष्टिकोण उचित ही था। शासन प्रणालियों में विभिन्न प्रकार, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट सिस्टम। एक, राजनीतिक व्यवस्था दुनिया के हर समाज में हमेशा रही है, किंतु सरकारों या शासन प्रणालियों की संरचना हमेशा एक सी नहीं रही है। शासन प्रणालियों के विभिन्न रूप देखे जाते रहे हैं और आज भी देखे जा सकते हैं। इसके उदाहरण इसके वर्गीकरण के कुछ तरीके इस प्रकार हैं। शासन प्रणालियों के विभिन्न रूप, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट सिस्टम्स। पहला, शासक समूह में शामिल व्यक्तियों की संख्या के आधार पर। राजतंत्र तथा तानाशाही, मोनार्की एंड डिक्टेटरशिप
अल्पतंत्र या गुटतंत्र, ओलिगेसी, ओलिगार्ची। अल्पतंत्र या गुटतंत्र को ओलिगार्ची। लोकतंत्र, डेमोक्रेसी दूसरा टाइप है। शासन की वैधता के स्रोत के आधार पर। धर्मतंत्र, थियोक्रेसी, राजतंत्र, मोनार्की, कुलीन तंत्र या अभिजन तंत्र, अरिस्टोक्रेसी, लोकतंत्र, डेमोक्रेसी। तीसरा प्रकार, शासन प्रणाली के संविधान सम्मत होने के आधार पर। संविधानवाद, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, गैर संविधानवाद, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। शासन प्रणाली के व्यवहारिक मूल्यांकन के आधार पर। भीड़तंत्र, मोबोक्रेसी, धनतंत्र, प्लूटोक्रेसी, औसत तंत्र, मीडियोक्रेसी, निरंकुश तंत्र, ऑटोक्रेसी, गुणतंत्र या योग्यता तंत्र, मेरिटोक्रेसी, वृद्धतंत्र, जेरोंटोक्रेसी, वृद्धतंत्र, जेरोंटोक्रेसी। वर्गीकरण का पहला आधार यह है कि शासन कितने लोग चलाते हैं। इस दृष्टि से शासन प्रणालियां निम्न प्रकार की हो सकती हैं। कभी कभी शासन की संपूर्ण शक्तियां एक ही व्यक्ति के हाथों में केंद्रित होती हैं। ऐसे शासन को राजतंत्र, मोनार्की या तानाशाही डिक्टेटरशिप कहा जाता है। हालांकि यह ध्यान रखना चाहिए कि तानाशाही अनिवार्यतः एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होती, वह कभी कभी किसी गुट के हाथ में हो सकती है। कभी कभी शासन एक छोटे से समूह के हाथों में केंद्रित होता है। ऐसे शासन को अल्पतंत्र या गुटतंत्र, ओलिगार्ची कहा जाता है। कभी कभी शासन संपूर्ण जनता के हाथ में केंद्रित होता है। ऐसे शासन तंत्र को लोकतंत्र या जनतंत्र या प्रजातंत्र या लोकशाही, डेमोक्रेसी कहते हैं। समकालीन विश्व में अधिकांश देशों की राज्य व्यवस्था लोकतंत्र के ढांचे पर कार्य करती है। कुछ ही देश ऐसे हैं जो आज भी राजतंत्र कायम किए हुए हैं। हाल ही में अरब देशों जैसे लीबिया, सीरिया आदि में घटी घटनाएं साबित करती हैं कि राजतंत्र जहां भी है उसका भविष्य सुरक्षित नहीं है, क्योंकि दुनिया के हर देश की जनता अपने विवेक के अनुसार शासन प्रणाली चलाती है। शासन प्रणालियों के वर्गीकरण का दूसरा आधार यह है कि शासक वर्ग को किस स्रोत से शासन करने की वैधता, लिजिटिमेसी मिलती है। इस दृष्टि से शासन प्रणालियों के कई प्रकार हो सकते हैं, जैसे धर्मतंत्र, थियोक्रेसी, राजतंत्र, मोनार्की, कुलीन तंत्र या अभिजन तंत्र, अरिस्टोक्रेसी, लोकतंत्र, डेमोक्रेसी इत्यादि। इन प्रणालियों का संक्षिप्त वर्णन इस प्रकार है। यदि शासन की वैधता धार्मिक ग्रंथों पर टिकी होती है तो ऐसी शासन व्यवस्था धर्मतंत्र, थियोक्रेसी कहलाती है। मोटे तौर पर तिब्बत और वेटिकन सिटी की शासन प्रणालियों को इस वर्ग में रखा जा सकता है। कहीं कहीं सामाजिक परंपराओं के आधार पर उच्च वंश व उच्च कुल के लोग राज्य की सत्ता अपने वर्ग तक सीमित कर लेते हैं। इस व्यवस्था को कुलीन तंत्र या अभिजन तंत्र, अरिस्टोक्रेसी कहा जाता है। प्राचीन यूनान तथा कई अन्य देशों में यह व्यवस्था प्रचलित थी। कभी कभी सत्ता का स्रोत किसी व्यक्ति की शारीरिक या सैनिक ताकत में निहित होती है। वह व्यक्ति जब तक शासक रहता है तब तक कि कोई अन्य उससे सत्ता छीन न सकता हो। ऐसे शासन को राजतंत्र, मोनार्की कहते हैं। आधुनिक युग में आमतौर पर सभी देशों में सत्ता की वैधता का स्रोत जनता खुद होती है। वही तय करती है कि शासक
शासन कौन चलाएगा, ऐसी व्यवस्थाओं को लोकतंत्र डेमोक्रेसी कहते हैं। तीसरी दृष्टि से सभी शासन प्रणालियों को इस आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है कि वह शासन प्रणाली किस निश्चित संविधान की मर्यादाओं के भीतर कार्य करती है या नहीं। इस दृष्टि से दो ही तरह के शासन हैं। संविधानवाद कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म यह विचारधारा है जिसके अनुसार समस्त शासकों, नियमों और कानूनों के एक समुच्चय के माध्यम से चलाया जाता है। कोई भी व्यक्ति, समूह, समुदाय, संस्था